हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डोपामीन डिटॉक्स बाय थिबाउट म्यूरिस। यह किताब इंसान की उस गहरी समस्या को उजागर करती है जहां दिमाग हर पल तात्कालिक सुख का गुलाम बनकर लंबे लक्ष्यों को चुपचाप मार देता है। सच बताऊं, अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह बस एक और मोटिवेशनल किताब होगी, तो यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि यह किताब आपको अच्छा महसूस कराने नहीं आई है। यह आपको असहज करने आई है। यह आपको आईना दिखाने आई है। और आईना तब सबसे ज्यादा चुभता है जब हम खुद से भाग रहे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो मेहनत करता हूं, मैं तो बिजी रहता हूं। यार, बिजी रहना और आगे बढ़ना एक ही चीज नहीं होती। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप थके हुए इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप ज्यादा काम करते हैं। आप थके हुए इसलिए हैं क्योंकि आपका दिमाग हर मिनट छोटे छोटे सुखों में बंटा पड़ा है। किताब की शुरुआत एक खतरनाक लेकिन सच्ची बात से होती है। डोपामिन दुश्मन नहीं है, लत दुश्मन है। लेखक साफ करता है कि डोपामिन कोई विलेन नहीं, यह वही रसायन है जो हमें उठाता है, चलाता है, लक्ष्य देता है। लेकिन जब यही सिस्टम हाईजैक हो जाए, नोटिफिकेशन, शॉर्ट वीडियो, शुगर, पोर्न, गेम्स, तब समस्या पैदा होती है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यही दिमाग खेल खेलता है। आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, जबकि असल में कंट्रोल आपकी आदतों के हाथ में है। अगर यह नहीं बदला तो आपकी जिंदगी यहीं अटकी रहेगी, काम करते हुए भी आगे नहीं बढ़ेगी। लेखक एक लाइन में जो कहता है वह सुनने में साधारण लगती है लेकिन खतरनाक है। वी आर एडिक्टेड टू इजी प्लेजर। इसे ज्यों का त्यों समझिए, हम आसान सुखों के आदी हो चुके हैं। अब इसका मतलब यह नहीं कि सुख बुरा है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि आसान सुख बिना मेहनत के मिलते हैं, और बिना मेहनत का सुख दिमाग को आलसी बना देता है। और अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो नुकसान यह होगा कि कठिन लेकिन सार्थक काम पढ़ना, सीखना, बनाना आपको बोझ लगने लगेंगे। यह सिर्फ थ्योरी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी महसूस किया है ना? किताब खोलते ही मन क्यों भागता है? काम शुरू करते ही फोन क्यों उठ जाता है? यहां एक गलत धारणा तोड़ी जाती है। लोग सोचते हैं कि फोकस की कमी समय की कमी से होती है। लेखक कहता है, नहीं, फोकस की कमी उत्तेजना की अधिकता से होती है। आपका दिमाग हर समय कुछ न कुछ चाहता है। शांत क्षण उसे डराते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, आप आखिरी बार कब बिना फोन के, बिना म्यूजिक के, बिना किसी स्क्रीन के बस बैठे थे? अगर जवाब ढूंढने में वक्त लग रहा है तो खतरा यही है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। लेखक एक और बात कहता है जो सुनना अच्छा नहीं लगेगा। हम अपनी लतों को रिवॉर्ड कहकर सही ठहराते हैं। दिन भर काम किया तो रात को स्क्रॉलिंग डिजर्व है, थोड़ा तनाव है तो मीठा डिजर्व है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि दिमाग सीख जाता है कि हर असहजता के बाद तुरंत आराम मिलेगा। नतीजा, असहजता से भागना। और अगर आप असहजता से भागते रहे तो कोई भी बड़ा लक्ष्य टिक नहीं पाएगा। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। अब एक छोटा सा उदाहरण आता है, लेकिन ध्यान से सुनिए। लेखक बताता है कि जैसे जैसे हम तात्कालिक सुख बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हमारा बेसलाइन आनंद गिरता जाता है। यानी वही चीज जो कल खुशी देती थी, आज फीकी लगती है। फिर आपको ज्यादा चाहिए, और ज्यादा, और ज्यादा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी यही किया है ना? पहले 5 मिनट का वीडियो, फिर 30, फिर घंटा। पहले एक ऐप, फिर 5। ईमानदारी से बताइए, आपने इसे टाला है या नहीं? यहां लेखक दिमाग के एक फ्रेमवर्क की बात करता है, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच की खाई। वह कहता है, यही खाई आपकी आजादी है। अगर स्टिमुलस आते ही रेस्पॉन्स हो गया, नोटिफिकेशन आया और आपने टैप किया, तो आप गुलाम हैं। अगर आपने रुककर चुना तो आप आजाद हैं। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही वह जगह है जहां जिंदगी बदलती है या बिगड़ती है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। लेखक एक और पंक्ति लिखता है, योर एनवायरनमेंट शेप्स योर बिहेवियर मोर देन योर विल पावर। इसे ज्यों का त्यों पकड़िए। आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा आपका माहौल, आपकी आदतें तय करता है। लेखक यह क्यों कह रहा है?
क्योंकि हम खुद को दोष देते रहते हैं। मैं कमजोर हूं। नहीं, आप कमजोर नहीं, आपका सिस्टम कमजोर है। और अगर आपने सिस्टम नहीं बदला तो हर बार हारेंगे और खुद से नफरत बढ़ेगी। यह लाइन इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह बहाने छीन लेती है। अब आप कह नहीं सकते कि मेरे बस का नहीं। यहां थोड़ी शांति आती है। लेखक उम्मीद देता है डोपामिन डिटॉक्स कोई तपस्या नहीं, यह खुद को सजा देना नहीं, यह रीसेट है। लेकिन फिर अचानक झटका देता है रीसेट दर्दनाक होगा। पहले दिन नहीं, पहले हफ्ते नहीं, बल्कि तब जब दिमाग चिल्लाएगा। और यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इतना मुश्किल है? हां, क्योंकि आपका दिमाग वर्षों से ट्रेन हुआ है। एक छोटा सा प्रयोग बताया जाता है, बोरियत को सहना। लेखक कहता है, बोरियत दुश्मन नहीं, बोरियत द्वार है। इसी द्वार से रचनात्मकता आती है। लेकिन यह बात हमें पसंद नहीं आती। क्यों? क्योंकि बोरियत में कोई तात्कालिक इनाम नहीं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी बोरियत आते ही फोन उठाया है। हर बार भाग के अंत में एक असहज सच्चाई छोड़ दी जाती है। अगर आप डोपामिन डिटॉक्स को एक दिन का चैलेंज समझ रहे हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। असली समस्या वहां शुरू होती है जहां आप डिटॉक्स के बाद वापस पुराने पैटर्न में जाते हैं। और अगर आप यह कर रहे हैं तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, यह सिर्फ शुरुआत थी, असली टकराव अभी बाकी है। सच बताऊं, अगर आपको लगा कि सबसे मुश्किल काम यह समझ लेना था कि डोपामिन कैसे आपको कंट्रोल कर रहा है, तो आप अभी असली खेल में आए ही नहीं हैं। क्योंकि समझ आना आसान है, बदलना नहीं। और यहीं ज्यादातर लोग खुद को झूठा दिलासा देकर खेल से बाहर हो जाते हैं। हां, मुझे समझ आ गया। नहीं यार, समझ आ जाना और भीतर से तैयार होना दो अलग चीजें हैं। इस किताब का दूसरा झटका यहीं लगता है। आप तब तक नहीं बदलते जब तक आपको अपनी हालत से नफरत न हो जाए। यह लाइन सुनने में कठोर है, लेकिन ईमानदार है। लेखक अब सीधा आपके दिमाग की उस जगह पर वार करता है जहां आप खुद को सबसे सुरक्षित मानते हैं, आपकी पहचान। वह कहता है, समस्या आदतों की नहीं, समस्या उस पहचान की है जो आप आदतों से बना लेते हैं। मैं ऐसा ही हूं, मुझसे सुबह नहीं उठा जाता, मैं फोकस वाला इंसान नहीं हूं। अब जरा रुकिए, यह बात आपको असहज करेगी। यह सच में आपकी पहचान नहीं है, आपकी बार बार दोहराई गई आदतों का नतीजा है। और अगर आपने पहचान को नहीं बदला तो आदतें कभी स्थायी रूप से नहीं बदलेंगी। अब आप सोच रहे होंगे, पहचान बदले मतलब? यही लेखक एक खतरनाक लेकिन ताकतवर विचार रखता है। दिमाग वही काम बार बार करता है जो उसे अपनी छवि से मेल खाता दिखता है। अगर आप खुद को डिस्ट्रैक्टेड इंसान मानते हैं तो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन ढूंढेगा। यह कोई जादू नहीं, यह न्यूरोलॉजी है। और अगर आप इसे हल्के में ले रहे हैं तो नुकसान यह होगा कि हर नई तकनीक, हर नया ऐप, हर नया रूटीन कुछ दिनों में टूट जाएगा। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी जिंदगी का पैटर्न है। लेखक यहां एक लाइन लिखता है जिसे अक्सर लोग पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन रुकना जरूरी है। What you practice every day becomes your default state. इसे ज्यों त्यों समझिए। जो आप रोज करते हैं वही आपकी सामान्य अवस्था बन जाती है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि आप यह सोचकर खुद को धोखा देते हैं कि अभी तो ऐसा है, बाद में बदल लूंगा। बाद में वही होगा जो आज आप ट्रेन कर रहे हैं। अगर आज दिमाग को तात्कालिक सुख की ट्रेनिंग मिल रही है तो कल भी वही मांगेगा। और अगर आपने यह नहीं बदला तो आपकी इच्छा शक्ति हर सुबह थोड़ी कमजोर होती जाएगी। अब एक छोटा सा दृश्य आता है। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और बिना कुछ सोचे फोन उठा लेते हैं। 5 मिनट नहीं, 20। फिर आप उठते हैं लेकिन मन भारी है। लेखक कहता है यह थकान शारीरिक नहीं, रासायनिक है। डोपामिन स्पाइक के बाद क्रैश। यह सिर्फ उदाहरण नहीं, यह आपकी सुबह है। आपने भी यही किया है ना? ईमानदारी से बताइए। यही किताब एक और भ्रम तोड़ती है। लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन पहले आता है, एक्शन बाद में। लेखक कहता है उल्टा है, एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। लेकिन समस्या यह है कि जब दिमाग तात्कालिक सुखों से भरा होता है तो छोटा सा एक्शन भी पहाड़ लगता है। और यहीं ज्यादातर लोग खुद को आलसी का टैग दे देते हैं।
यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह आपको गलत दुश्मन से लड़ने भेज देती है। दुश्मन आप नहीं, आपका डोपामिन ड्रिवन वातावरण है। अब यहां एक रुकावट डालता हूं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब जिम्मेदारी आपकी तरफ आने लगी है। लेखक साफ कहता है, अगर आप अपने वातावरण को नहीं बदलेंगे तो आपको खुद को रोज दोष देना पड़ेगा। नोटिफिकेशन, एप्स, स्नैक्स, शोर, ये सब संयोग नहीं है, ये डिजाइन है। और अगर आपने डिजाइन नहीं बदला तो आप रोज हारेंगे। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच है। लेखक यहां डोपामिन डिटॉक्स को एक दिन की एक्टिविटी नहीं, बल्कि एक मानसिक रीसेट बताता है। वह कहता है, पहले आपको यह पहचानना होगा कि आपके सबसे बड़े डोपामिन ट्रिगर क्या हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, पहचानना मतलब लिस्ट बनाना नहीं। पहचानना मतलब यह स्वीकार करना कि आप कहां खुद को धोखा देते हैं। यह स्वीकार करना दर्द देता है, और यही वजह है कि लोग इसे स्किप कर देते हैं। अगर आप स्किप कर रहे हैं तो एक बात साफ है, आप बदलना नहीं चाहते, आप सिर्फ बेहतर महसूस करना चाहते हैं। एक और पंक्ति आती है जो सीधा दिल पर लगती है, कंफर्ट इज द मोस्ट डेंजरस एडिक्शन। इसे ज्यों का त्यों पकड़िए। आराम सबसे खतरनाक लत है। लेखक ये क्यों कह रहा है? क्योंकि आराम आपको धीरे धीरे मारता है, बिना शोर, बिना दर्द। अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो नुकसान यह होगा कि आप जिंदगी भर संभावनाओं के पास रहेंगे, लेकिन उन्हें छू नहीं पाएंगे। यह सिर्फ दर्शन नहीं, यह चेतावनी है। अब थोड़ी शांति। लेखक कहता, आपको सब कुछ एक साथ छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर तुरंत जोड़ता है, आपको कुछ छोड़ना तो पड़ेगा। यहीं ज्यादातर लोग अटकते हैं। सब क्यों नहीं? थोड़ा थोड़ा चलेगा। यार, चलेगा लेकिन बदलेगा नहीं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी आधा छोड़ने की कोशिश की है और आधा वहीं का वहीं रखा है। अब किताब आपको एक आईना देती है। अगर आप बिना उत्तेजना के अकेले बैठ नहीं सकते तो आप अपने ही दिमाग से डरते हैं। यह लाइन आपको असहज करेगी, लेकिन सोचिए, अगर आप खुद के साथ शांति से नहीं बैठ सकते तो आप किसी भी बड़े लक्ष्य के साथ कैसे बैठेंगे? यहीं से असली सवाल उठता है। भाग के अंत में एक बेचैन करने वाली सच्चाई छोड़ दी जाती है। अगर आपने अपनी पहचान, अपने वातावरण और अपने आराम के साथ समझौता जारी रखा तो डोपामिन डिटॉक्स भी बस एक और अधूरी कोशिश बन जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो अगला कदम और भी ज्यादा कठोर होने वाला है, क्योंकि अब किताब सीधे आपकी इच्छाशक्ति को नहीं, आपकी सच्चाई को परखेगी। अब यहां से बात थोड़ी भारी होने वाली है। अगर अभी तक आपको लगा कि समस्या बाहर की चीजों में थी, फोन, एप्स, शोर, तो अब किताब धीरे से आपकी ठुड्डी पकड़कर चेहरा घुमाती है और कहती है, नहीं यार, अब अंदर देखो। और यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग असहज होकर कुर्सी बदलते हैं, क्योंकि बाहर के दुश्मनों से लड़ना आसान होता है, अंदर के साथ नहीं। लेखक अब इच्छा शक्ति की उस झूठी कहानी को तोड़ता है जिस पर हम सब बड़े हुए हैं। हमें सिखाया गया कि अगर हम मजबूत हैं तो सब कर लेंगे, अगर नहीं कर पा रहे तो हम कमजोर हैं। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी। इच्छा शक्ति सीमित होती है। हर दिन, हर फैसला, हर नहीं उसे थोड़ा थोड़ा खा जाता है। और जब दिन भर आप छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ते रहते हैं, क्या देखूं, क्या न देखूं, क्या खाऊं, क्या न खाऊं, तो शाम तक दिमाग थक चुका होता है। फिर वही होता है जो रोज होता है, आप हार मान लेते हैं। अब आप सोच रहे हों, ये तो फिर किया क्या जाए? यही किताब एक खतरनाक लेकिन राहत देने वाला सच रखती है। आपको हर समय मजबूत बनने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे हालात बनाने हैं जहां मजबूती की जरूरत ही न पड़े। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि अगर हर दिन आपका दिमाग युद्ध लड़ रहा है तो एक दिन वह कहेगा, बस अब नहीं। और अगर आपने सिस्टम नहीं बदला तो हर हार के बाद खुद से नफरत बढ़ेगी। यह सिर्फ थ्योरी नहीं, यह आपकी जिंदगी का अनुभव है। यहां एक पंक्ति आती है जिसे लोग अक्सर मिस कर देते हैं, डिसिप्लिन वर्क्स बेस्ट व्हेन इट्स इनविजिबल। इसे ज्यों का त्यों समझिए। अनुशासन तब सबसे अच्छा काम करता है जब वह दिखाई ही न दे। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि असली बदलाव शोर मचाकर नहीं होता। अगर आपको रोज खुद को याद दिलाना पड़ रहा है
तो कहीं न कहीं आपने डिजाइन गलत बनाया है। और अगर आप इसे नहीं समझे तो आप जिंदगी भर खुद को पुश करते रहेंगे, लेकिन टिक नहीं पाएंगे। अब एक छोटा सा उदाहरण आता है। कोई इंसान जो रात को देर तक स्क्रॉल करता है, वह सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाता है, अलार्म लगाता है, मोटिवेशनल वीडियो देखता है, लेकिन रात को फोन फिर तकिए के पास होता है। लेखक कहता है यह असफलता नहीं है, यह पूर्वानुमानित परिणाम है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी यही किया है ना? ईमानदारी से बताइए। यहां किताब एक और गलत धारणा तोड़ती है। लोग मानते हैं कि आत्म नियंत्रण मतलब खुद को रोकना। लेखक कहता है अहीं आत्म नियंत्रण मतलब खुद को ऐसी स्थिति में न डालना जहां रोकने की जरूरत पड़े। यह सुनने में सरल है, लेकिन लागू करना असहज है, क्योंकि इसका मतलब है कुछ चीजों से दूरी। और दूरी आज की दुनिया में डरावनी लगती है। आपको लगता है कि आप कुछ मिस कर देंगे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। लेखक साफ करता है कि डोपामिन डिटॉक्स का एक अहम हिस्सा है घर्षण बढ़ाना। जो चीजें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, उन्हें पाना मुश्किल बनाओ। जो चीजें आपको आगे ले जाती हैं, उन्हें आसान बनाओ। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह बहाने खत्म कर देती है। अब आप यह नहीं कह सकते कि मन नहीं किया। अब सवाल यह है, आपने रास्ता कैसा बनाया? अब थोड़ी देर के लिए रुकिए, सोचिए, आपके दिन का सबसे कमजोर समय कौन सा है? सुबह, रात? लेखक कहता है डिटॉक्स वहीं से शुरू होता है जहां आप सबसे ज्यादा टूटते हैं। लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम वहीं से शुरुआत करते हैं जहां हम पहले से मजबूत हैं, ताकि अच्छा महसूस हो। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी आसान बदलावों से शुरुआत की है और मुश्किल को टाल दिया है। एक और पंक्ति आती है जो सीधे आत्म सम्मान पर चोट करती है। इफ यू कीप ब्रेकिंग प्रोमिसेस टू योरसेल्फ, यू लूज ट्रस्ट इन योरसेल्फ। इसे ज्यों का त्यों पकड़िए। अगर आप खुद से किए वादे बार बार तोड़ते हैं, तो आप खुद पर भरोसा खो देते हैं। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ फोकस का नहीं, आत्म सम्मान का भी मामला है। अगर आपने इसे हल्के में लिया, तो नुकसान यह होगा कि आप खुद पर शक करने लगेंगे। और जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं, वह किसी भी बड़े लक्ष्य से पहले ही हार जाता है। यहां किताब एक छोटा लेकिन खतरनाक सुझाव देती है। छोटे, लगभग हास्यास्पद लगने वाले वादे करो, क्योंकि पूरे करने से भरोसा लौटता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह राहत देने वाली बात नहीं, यह चेतावनी है। अगर आपको छोटे वादे भी भारी लग रहे हैं, तो समझिए समस्या गहरी है और उससे भागना अब संभव नहीं। अब भावनाओं की एक हल्की लहर आती है। लेखक कहता है डिटॉक्स के दौरान खालीपन आएगा, बेचैनी आएगी, मन कहेगा कुछ तो चाहिए। और उस वक्त अगर आप भागे नहीं, तो कुछ बदलेगा। अगर आप भाग गए, तो सब वही रहेगा। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच यही है। भाग के अंत में एक बेचैन करने वाला सवाल छोड़ा जाता है। अगर आपने अब भी अपने वातावरण, अपनी इच्छा शक्ति की सीमाओं और खुद से किए वादों को गंभीरता से नहीं लिया, तो अगला कदम और ज्यादा असुविधाजनक होगा। क्योंकि अब किताब आपसे सिर्फ आदतें बदलने को नहीं कहेगी, वह आपसे पूछेगी कि आप दर्द से कितना भागते हैं, और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। अब किताब आपको उस जगह ले जाती है जहां ज्यादातर लोग जाना ही नहीं चाहते। क्योंकि यहां कोई शोर नहीं है, कोई स्क्रीन नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। सिर्फ आप हैं और आपका दिमाग। और यहीं असली सच्चाई बाहर आती है। अगर अभी तक आपको लगा कि डोपामिन डिटॉक्स का मतलब चीजें हटाना है, तो अब समझिए यह खुद को सुनने की प्रक्रिया है। और सच बताऊं, खुद को सुनना सबसे डरावना काम होता है। लेखक यहां दर्द और असहजता के रिश्ते पर बात करता है। वह साफ कहता है, हम दर्द से नहीं, दर्द की भावना से भागते हैं। यह लाइन सुनने में हल्की लगती है, लेकिन भीतर से हिला देती है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, तो ज्यादातर बार दर्द इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन उसे महसूस करने का डर हमें भागने पर मजबूर कर देता है। और डोपामिन वही भागने का सबसे आसान रास्ता बन जाता है। यह सिर्फ विचार नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी बेचैनी आते ही कुछ न कुछ खोला है ना? अब आप सोच रहे हो,
ये तो क्या दर्द सहना ही समाधान है। यही किताब एक खतरनाक लेकिन ईमानदार फर्क बताती है। दर्द सहना और दर्द से सीखना अलग चीजें हैं। लेखक कहता, हैडिटॉक्स का मकसद खुद को कष्ट देना नहीं, बल्कि कष्ट के साथ बैठना सीखना है। क्योंकि जब आप बैठते हैं, तभी दिमाग को समझ आता है कि हर असहजता जानलेवा नहीं होती। और अगर दिमाग ने यह नहीं सीखा, तो वह हर बार आपको पुराने रास्ते पर ले जाएगा। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही सच है। यहां एक पंक्ति आती है जिसे लोग पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, अवॉइडिंग डिस्कम्फर्ट कीप्स यू स्टक। इसे ज्यों का त्यों पकड़िए। असहजता से बचना आपको जकड़े रखता है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि विकास और असहजता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपने एक को हटाया तो दूसरा भी चला जाएगा। और अगर आपने इस लाइन को नजरअंदाज किया तो नुकसान यह होगा कि आपकी जिंदगी सुरक्षित तो रहेगी, लेकिन सीमित। अब एक छोटा सा दृश्य सोचिए। आप अकेले बैठे हैं, कोई काम नहीं, कोई शोर नहीं। कुछ ही मिनटों में दिमाग बेचैन हो जाता है। पुराने ख्याल, डर, अधूरे काम सब बाहर आने लगते हैं। लेखक कहता है यही वह कचरा है जिसे आप सालों से डोपामिन के नीचे दबाते आए हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी मानसिक अलमारी है। आपने भी इसे खोलने से बचा है ना? यहां किताब एक और भ्रम तोड़ती है। लोग मानते हैं कि शांति अपने आप आती है। लेखक कहता है नहीं, शांति अभ्यास से आती है। और अभ्यास का मतलब है बार बार उसी असहज जगह पर लौटना जहां से आप भागते रहे हैं। यह सुनते ही मन कहेगा, नहीं यार, इतना भी क्या। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब खेल बदल गया है। लेखक यहां मौन की ताकत पर बात करता है। वह कहता है जब बाहरी उत्तेजना कम होती है तो अंदर की आवाज तेज हो जाती है, और वही आवाज बताती है कि आपको सच में क्या बदलना है। लेकिन अगर आप हर बार उस आवाज को दबा देंगे तो वह और जोर से चिल्लाएगी, बेचैनी, एंग्जाइटी, बर्नआउट के रूप में। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह लक्षणों को नहीं, जड़ को दिखाती है। अब भावनाओं की एक तेज लहर आती है। लेखक स्वीकार करता, हैडिटॉक्स के दौरान आप खालीपन महसूस करेंगे, जैसे कुछ खो गया हो। लेकिन वह जोड़ता है, असल में आप कुछ खो नहीं रहे, आप जगह बना रहे हैं। यह जगह किसके लिए? उस काम के लिए, उस सोच के लिए, उस लक्ष्य के लिए जिसे आप सालों से टालते आए हैं। यह सिर्फ दर्शन नहीं या सीधी चुनौती है। अब एक सीधा सवाल, ईमानदारी से बताइए, क्या आप खुद के साथ अकेले बैठने से डरते हैं? अगर हां, तो समस्या स्क्रीन की नहीं है। समस्या यह है कि आपने खुद से रिश्ता तोड़ लिया है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, लेकिन अगर आपने इसे नहीं माना तो डोपामिन डिटॉक्स भी बस सतही बदलाव बनकर रह जाएगा। यहां लेखक एक और पंक्ति देता है, स्टिलनेस रिवील्स व्हाट नॉइज हाइड्स। इसे ज्यों का त्यों समझिए। स्थिरता वह दिखाती है जो शोर छुपा देता है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि शोर आपको व्यस्त रखता है, स्थिरता आपको ईमानदार बनाती है। और ईमानदारी सबसे भारी चीज होती है। अगर आपने इससे भागना जारी रखा तो नुकसान यह होगा कि आप खुद को कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। भाग के अंत में एक बेचैन करने वाली सच्चाई छोड़ दी जाती है। अगर आप असहजता के साथ बैठना नहीं सीखते तो आप हमेशा किसी न किसी चीज से भागते रहेंगे। और अगर आप हमेशा भागते रहेंगे तो अगला कदम आपको उस जगह ले जाएगा जहां भागने की कोई जगह नहीं होगी। क्योंकि अब किताब सीधे पूछने वाली है, आप अपने खालीपन को किस चीज से भर रहे हैं और क्यों? अब यहां किताब एक बहुत ही असहज लेकिन जरूरी सवाल पूछती है। अगर आपने डोपामिन के शोर को थोड़ी देर के लिए हटाया, अगर आपने असहजता के साथ बैठना सीख लिया, तो अगला कदम क्या है? क्योंकि सच यह है, खालीपन ज्यादा देर तक खाली नहीं रहता, उसे कुछ चाहिए। और यहीं ज्यादातर लोग वही गलती दोबारा करते हैं, बस नए पैकेज में। पुराने ऐप्स हटाए, नए लगा लिए। पुराने डिस्ट्रैक्शन छोड़े, नए ढूंढ लिए। बाहर से बदला, अंदर वही रहा। लेखक अब रिप्लेसमेंट की बात करता है, लेकिन ध्यान दीजिए यह किसी मोटिवेशनल पोस्ट जैसा नहीं है। वह साफ कहता है, आप डोपामिन को मार नहीं सकते, आप उसे दिशा दे सकते हैं। यह लाइन सुनने में नरम लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत कड़ा सच है। अगर आपने दिशा नहीं दी
तो डोपामिन खुद रास्ता बना लेगा, और वह रास्ता हमेशा सबसे आसान होगा, सबसे कमजोर जगह से। यह सिर्फ थ्योरी नहीं, यह आपकी जिंदगी का अनुभव है। अब आप सोच रहे हों, ये तो किससे भरे खालीपन। यही किताब आपको भ्रम से बाहर खींचती है। लेखक कहता है उत्पादकता से नहीं, अर्थ से। यह बात आपको थोड़ा उलझाएगी, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि बिजी रहना ही समाधान है। लेकिन लेखक बताता है, आप बहुत काम करके भी अंदर से खाली रह सकते हैं। और अगर आपने अर्थ की जगह सिर्फ काम भर दिया, तो थकान और बर्नआउट तय है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह आपकी पूरी हसल कल्चर वाली सोच पर सवाल खड़ा कर देती है। यहां एक पंक्ति आती है जिसे ध्यान से पकड़ना जरूरी है। डोपामीन विदाउट पर्पस लीड्स टू एम्प्टीनेस। इसे ज्यों का त्यों समझिए। उद्देश्य के बिना डोपामिन खालीपन की ओर ले जाता है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि जब डोपामिन किसी गहरे लक्ष्य से जुड़ा होता है, तो वही रसायन आपको सुबह उठाता है, टिकाता है। लेकिन जब वह बस उत्तेजना के लिए होता है, तो हर बार खत्म होने के बाद खालीपन छोड़ जाता है। अगर आपने इस फर्क को नहीं समझा, तो आप जीवन भर खुद को व्यस्त रखेंगे, लेकिन संतुष्ट नहीं होंगे। अब एक छोटा सा उदाहरण आता है। कोई इंसान जिसने कुछ दिन डिटॉक्स किया, अचानक बहुत एनर्जी महसूस करता है। वह नए प्लान बनाता है, ढेर सारे लक्ष्य लिखता है। लेखक चेतावनी देता है, यहीं सावधान रहिए, क्योंकि यह एनर्जी स्थायी नहीं, संवेदनशील होती है। अगर आपने इसे बहुत ज्यादा भर दिया, तो फिर से क्रैश होगा। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी जोश में आकर सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश की है ना? यहां किताब स्लो डोपामिन की बात करती है, यानी ऐसे काम जो तुरंत खुशी नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे भीतर गहराई बनाते हैं। पढ़ना, लिखना, सीखना, बनाना, शरीर को चलाना। लेखक यह नहीं कहता कि ये काम आसान होंगे, वह उल्टा कहता है, ये उबाऊ लगेंगे, और यही उनकी ताकत है। यह सुनते ही दिमाग विरोध करता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब मजा नहीं, मेहनत की बात हो रही है। लेखक साफ करता है, अगर कोई काम शुरू में ही मजेदार लग रहा है, तो सावधान रहिए, क्योंकि गहराई अक्सर शुरुआत में आकर्षक नहीं होती। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह आपकी इंस्टेंट पैशन वाली सोच को तोड़ देती है। अगर आपने इसे नहीं माना, तो आप हर नए शौक में थोड़ी देर बाद ऊब जाएंगे, और फिर खुद को दोष देंगे, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। नहीं, आपने बस गहराई को मौका नहीं दिया। अब एक और सीधा आईना, ईमानदारी से बताइए, आप कब तक सिर्फ उपभोक्ता बने रहेंगे? कब तक सिर्फ देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे, सुनेंगे? लेखक कहता है, डोपामिन डिटॉक्स का असली उद्देश्य उपभोग से सृजन की ओर जाना है। यह लाइन सुनने में भारी है, क्योंकि सृजन जिम्मेदारी मांगता है, और जिम्मेदारी से हम भागते हैं। यह सिर्फ दर्शन नहीं, यह आपकी रोज की आदत है। यहां भावनाओं की हल्की लेकिन तेज लहर आती है। लेखक मानता है, आप गिरेंगे, आप वापस पुराने पैटर्न में फिसलेंगे, लेकिन वह जोड़ता है, अगर आपके पास लौटने के लिए कोई अर्थ नहीं है, तो हर फिसलन स्थायी हो जाएगी। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही सच है। बिना अर्थ के अनुशासन टिकता नहीं। अब एक आखिरी पंक्ति इस हिस्से में आती है, जो चुपचाप दिमाग में बैठ जाती है। What you give your attention to becomes your life। इसे ज्यों का त्यों पकड़िए। आप जिस पर ध्यान देते हैं, वही आपकी जिंदगी बन जाता है। लेखक ये क्यों कह रहा है? क्योंकि डोपामिन डिटॉक्स अंत में ध्यान की लड़ाई है, और अगर आपने यह लड़ाई हार दी, तो बाकी सब बेकार है। भाग के अंत में एक बेचैन करने वाला सवाल छोड़ा जाता है। अगर आपने खालीपन को सिर्फ नई गतिविधियों से भर दिया, बिना यह पूछे कि क्यों, तो आप फिर उसी चक्र में लौट जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ, तो अगला कदम और भी असहज होगा, क्योंकि अब किताब आपसे पूछेगी, आप जिस अर्थ के पीछे भाग रहे हैं, क्या वह सच में आपका है, या आपने भी उसे कहीं से उधार लिया है? अब किताब उस जगह वार करती है जहां ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि यहां सवाल आदतों का नहीं, लक्ष्य का भी नहीं, यहां सवाल है क्यों का। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग अपने क्यों से डरते हैं, क्योंकि अगर आपने सच में पूछ लिया कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं, तो हो सकता है जवाब पसंद ना आए, और जो जवाब पसंद ना आए,
उससे भागना आसान होता है। डोपामिन उसी भागने का रास्ता है। लेखक यहां एक बहुत ही खतरनाक भ्रम तोड़ता है। वह कहता है हर उद्देश्य आपका नहीं होता। कई उद्देश्य उधार के होते हैं, समाज से, सोशल मीडिया से, परिवार से। आप किसी और की दौड़ दौड़ रहे होते हैं और जब थकते हैं तो खुद को दोष देते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि अगर आप गलत लक्ष्य के लिए भाग रहे हैं तो डोपामिन डिटॉक्स भी आपको टिकाऊ शांति नहीं देगा। यह सिर्फ थ्योरी नहीं, यह आपकी थकान की वजह है। अब आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता चले कि मेरा लक्ष्य मेरा है या उधार का। यही किताब चुपचाप एक पैमाना रखती है। लेखक कहता है जो लक्ष्य आपको अकेले में भी सही लगे वही आपका है। अगर तालियां, लाइक और वैलिडेशन हटा दी जाए और फिर भी आप उस दिशा में चलना चाहें तो समझिए कुछ सच्चा है। और अगर बिना बाहरी सराहना के सब फीका लगने लगे तो सच स्वीकार करना पड़ेगा। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही वह जगह है जहां जिंदगी ईमानदार होती है। यहां एक पंक्ति आती है जो सीधा अंदर तक जाती है। चेसिंग द रॉन्ग गोल्स ड्रेन्स योर डोपामीन। इसे ज्यों का क्यों पकड़िए। गलत लक्ष्यों के पीछे भागना आपके डोपामिन को निचोड़ देता है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि जब लक्ष्य आपके भीतर से नहीं आता तो हर कदम भारी लगता है और फिर आप उसी थकान से बचने के लिए तात्कालिक सुख ढूंढते हैं। चक्र पूरा होता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोज की जंग है। अब एक छोटा सा दृश्य। कोई इंसान बहुत अनुशासित बनने की कोशिश करता है। रूटीन, नियम, टाइम टेबल कुछ दिन चलता है, फिर अचानक टूट जाता है। लेखक कहता है यह अनुशासन की कमी नहीं, अर्थ की कमी है। अगर आप नहीं जानते कि आप क्यों कर रहे हैं तो आपका दिमाग हर मुश्किल पर सवाल उठाएगा। और अगर जवाब नहीं मिला तो वह आपको आसान रास्ते पर मोड़ देगा। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह दिखाती है कि समस्या गहराई में है, सतह पर नहीं। यही मैं आपको रोकना चाहता हूं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बहाने काम नहीं आते। अब सवाल सीधा है, आप अपनी जिंदगी किसके हिसाब से जी रहे हैं? अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह हिस्सा सुनने के लिए हिम्मत चाहिए। लेखक यहां डोपामिन डिटॉक्स को आत्म चयन की प्रक्रिया कहता है। वह कहता है जब आप उत्तेजनाएं हटाते हैं तो असल में आप चुनाव करना सीखते हैं। क्या रखना है, क्या छोड़ना है। लेकिन चुनाव का मतलब है किसी चीज को खोना, और हम खोने से डरते हैं। इसलिए हम आधा आधा चुनते हैं और आधा आधा जीवन जीते हैं। यह सिर्फ दर्शन नहीं, यह आपकी आदत है। अब भावनाओं का एक तीखा झटका आता है। लेखक साफ कहता है अगर आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप खुद को खो देंगे। और जब आप खुद को खोते हैं तो डोपामिन आपका सहारा बन जाता है, क्योंकि खालीपन दर्द देता है। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी, लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो नुकसान यह होगा कि आप अपनी जिंदगी किसी और की उम्मीदों में खर्च कर देंगे। यहां किताब एक और पंक्ति देती है जो चुपचाप बैठ जाती है। क्लैरिटी इज मोर एनर्जाइजिंग देन मोटिवेशन। इसे ज्यों का त्यों समझिए। स्पष्टता प्रेरणा से ज्यादा ताकत देती है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि जब आपको पता होता है कि आप क्या नहीं करेंगे तो ऊर्जा बचती है, और वही ऊर्जा आपको टिकाती है। अगर आपने यह स्पष्टता नहीं बनाई तो आप हर दिशा में थोड़ा थोड़ा दौड़ते रहेंगे और थकते रहेंगे। अब एक सीधा आईना। ईमानदारी से बताइए, आप कितनी चीजें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब करते हैं? कितनी आदतें सिर्फ इसलिए रखी हैं क्योंकि छोड़ने पर अजीब लगेगा? यह लाइन आपको असहज करेगी, लेकिन अगर आपने इसे टाल दिया तो डोपामिन डिटॉक्स भी बस अस्थायी ब्रेक बनकर रह जाएगा। भाग के अंत में एक बेचैन करने वाली सच्चाई छोड़ दी जाती है। अगर आपने अपने क्यों को साफ नहीं किया, अगर आपने उधार के लक्ष्यों को पकड़े रखा, तो अगला कदम और भी भारी होगा। क्योंकि अब किताब आपसे पूछने वाली है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता तब आप अपने ध्यान के साथ क्या करते हैं, और वही आपकी असली पहचान क्यों बन जाती है। अब किताब आपको उस कमरे में ले जाती है जहां कोई कैमरा नहीं है, कोई ऑडियंस नहीं है, कोई तारीफ नहीं है, सिर्फ आप हैं और आपका ध्यान।
और यहीं सबसे ज्यादा लोग खुद को खो देते हैं, क्योंकि जब देखने वाला कोई नहीं होता तब हम वही करते हैं जो हमारी असली पहचान होती है। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन सच बताऊं, यही वह जगह है जहां डोपामिन डिटॉक्स का असली चेहरा दिखता है। लेखक यहां एक सीधी लेकिन बहुत असहज बात कहता है। वह कहता है, आपका ध्यान आपकी सबसे कीमती संपत्ति है और आप ही उसे सबसे सस्ते में लुटा रहे हैं। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी, क्योंकि हम ध्यान को हल्के में लेते हैं। थोड़ा देख लिया तो क्या, 5 मिनट और। लेकिन लेखक साफ करता है, ध्यान कभी 5 मिनट में नहीं जाता। वह धीरे धीरे रिश्ता है, और जब आपको एहसास होता है तब तक दिन निकल चुका होता है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं, यह आपकी रोज की शाम है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं तो खाली समय में ही करता हूं। यही किताब आईना दिखाती है। लेखक कहता है, खाली समय नाम की कोई चीज नहीं होती, आप बस प्राथमिकता तय कर रहे होते हैं। अगर हर खाली पल में आप उत्तेजना ढूंढते हैं तो आपका दिमाग सीख जाता है कि शांति बेकार है, और फिर जब शांति चाहिए होती है, फोकस के लिए, गहराई के लिए, वह मिलती ही नहीं। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही सच है। यहां एक पंक्ति आती है जिसे पकड़ना जरूरी है, अटेंशन डिटर्मिन्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। इसे ज्यों का त्यों समझिए। आपका ध्यान आपकी जिंदगी की गुणवत्ता तय करता है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि आप जितना बिखरा हुआ ध्यान रखते हैं, उतनी ही बिखरी हुई जिंदगी बनती है। रिश्ते सतही, काम अधूरा, मन बेचैन। और अगर आपने इस बात को हल्के में लिया तो नुकसान यह होगा कि आप बहुत कुछ करेंगे, लेकिन कुछ भी गहराई से नहीं। अब एक छोटा सा दृश्य, आप किसी काम पर बैठे हैं, फोन पास में है, आप उसे नहीं छू रहे, लेकिन उसकी मौजूदगी ही दिमाग को आधा कर देती है। लेखक कहता है, ध्यान सिर्फ एक्शन से नहीं, संभावना से भी टूटता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी टेबल है। आपने भी यही महसूस किया है ना? ईमानदारी से बताइए। यहां किताब एक और गलत धारणा तोड़ती है। लोग मानते हैं कि मल्टीटास्किंग स्मार्टनेस है। लेखक कहता है, मल्टीटास्किंग ध्यान की हत्या है। हर बार जब आप स्विच करते हैं, दिमाग कीमत चुकाता है। यह कीमत तुरंत नहीं दिखती, लेकिन शाम को थकान, चिड़चिड़ापन, खालीपन बनकर आती है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह उस आदत पर वार करती है जिसे हम गर्व से दिखाते हैं। यहीं मैं आपको रोकता हूं। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब मजा खत्म, सच शुरू होता है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो आगे मत सुनिए, क्योंकि फर्क पड़ता है। हर दिन, हर घंटे। लेखक यहां एक शांत लेकिन भारी सुझाव देता है, ध्यान के लिए सीमाएं बनाओ। समय की नहीं, जगह की। कुछ जगहें सिर्फ गहराई के लिए हों, कुछ सिर्फ आराम के लिए, कुछ सिर्फ संबंधों के लिए। यह सुनने में पुराना लगता है, लेकिन यही पुरानी चीजें आज सबसे ज्यादा क्रांतिकारी हैं। अगर आपने सीमाएं नहीं बनाई तो हर जगह सब कुछ घुसता चला जाएगा, और अंत में कुछ भी साफ नहीं बचेगा। अब भावनाओं का एक हल्का लेकिन सटीक झटका। लेखक कहता है, आप जितना दूसरों की जिंदगी देखेंगे, उतना अपनी जिंदगी से कटते जाएंगे। तुलना ध्यान को खा जाती है, और ध्यान के बिना आप खुद से दूर हो जाते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो आप हमेशा किसी और की कहानी में जीते रहेंगे। यहां एक और पंक्ति आती है जो चुपचाप बैठ जाती है। What you don't guard, you lose। इसे ज्यों का त्यों पकड़िए। जिसे आप बचाते नहीं, उसे आप खो देते हैं। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि ध्यान अपने आप नहीं बचता, उसे बचाना पड़ता है। और अगर आपने यह जिम्मेदारी नहीं ली तो कोई और आपका ध्यान तय करेगा, और वह कोई और हमेशा आपके भले के लिए नहीं सोचता। अब एक सीधा आईना। ईमानदारी से बताइए, जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, तब आप अपने ध्यान के साथ क्या करते हैं? क्या आप उसे बनाते हैं या मिटाते हैं? यह सवाल हल्का नहीं है, क्योंकि इसका जवाब ही आपकी दिशा तय करता है। भाग के अंत में एक बेचैन करने वाली सच्चाई छोड़ दी जाती है। अगर आपने अपने ध्यान की रक्षा नहीं की, अगर आपने उसे यूं ही बहने दिया, तो डोपामिन डिटॉक्स भी बस एक अस्थायी सफाई बनकर रह जाएगा। और अगर ऐसा हुआ, तो अगला कदम और भी कठोर होगा।
क्योंकि अब किताब आपको उस चीज से टकराने वाली है जिससे आप सबसे ज्यादा भागते हैं, अपने ही समय से। अब किताब आपको समय के सामने खड़ा कर देती है, बिना सजावट, बिना बहाने। क्योंकि ध्यान तो आपने समझ लिया, लेकिन समय समय वह चीज है जिसे हम रोज मारते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी छोटी है। सच बताऊं, ज्यादातर लोग समय की कमी से नहीं जूझ रहे, वे समय के डर से भाग रहे हैं। क्योंकि अगर आपने समय को सच में देख लिया, तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपने उसे कैसे बर्बाद किया है, और यह देखना दर्द देता है। लेखक यहां एक बहुत ही खतरनाक भ्रम तोड़ता है। वह कहता है समय को मैनेज नहीं किया जा सकता, खुद को किया जाता है। यह लाइन सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसके पीछे पूरा सिस्टम हिल जाता है। क्योंकि हम प्लानर बदलते रहते हैं, एप्स बदलते रहते हैं, लेकिन खुद को नहीं बदलते, और फिर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। यह सिर्फ झूठ नहीं, यह आत्म धोखा है। और अगर आपने इसे जारी रखा, तो आपकी जिंदगी हमेशा अधूरी योजनाओं का कब्रिस्तान बनी रहेगी। अब आप सोच रहे हो, मैं तो सच में बिजी हूं। यही किताब आपको रोकती है। लेखक कहता है बिजी होना अक्सर एक ढाल होती है, ताकि हमें यह न देखना पड़े कि हम असल में किससे बच रहे हैं। क्योंकि अगर आप हर समय व्यस्त हैं, तो आपको यह सोचने का मौका नहीं मिलेगा कि आप कहां जा रहे हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, लेकिन अगर आपने इसे नहीं माना, तो नुकसान यह होगा कि आप तेजी से दौड़ते रहेंगे गलत दिशा में। यहां एक पंक्ति आती है जिसे ध्यान से पकड़िए, बीइंग बिजी इज नॉट द सेम एज मेकिंग प्रोग्रेस। इसे ज्यों का त्यों समझिए। व्यस्त होना आगे बढ़ने जैसा नहीं है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि डोपामिन ड्रिवन काम अक्सर बहुत एक्टिव होते हैं, मैसेज, मेल, नोटिफिकेशन, लेकिन उनमें गहराई नहीं होती, और बिना गहराई के प्रगति नहीं होती। अगर आपने इस फर्क को नहीं समझा, तो आप सालों बाद भी वही शिकायत करेंगे, मैंने बहुत काम किया लेकिन कुछ बना नहीं। अब एक छोटा सा दृश्य, आपका दिन छोटे छोटे कामों में कट जाता है। शाम को थकान है, लेकिन संतोष नहीं। लेखक कहता है यह थकान समय की नहीं, ध्यान की बर्बादी से आती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी शाम है। आपने भी यही महसूस किया है ना? ईमानदारी से बताइए। यहां किताब एक और भ्रम तोड़ती है। लोग मानते हैं कि फुर्सत मिलते ही वे बड़े काम करेंगे। लेखक कहता है नहीं, बड़े काम फुर्सत से नहीं, प्राथमिकता से होते हैं। अगर आपने उन्हें दिन के सबसे साफ समय में नहीं रखा, तो वे कभी नहीं होंगे। यह सुनते ही मन विरोध करता है, अभी तो बहुत कुछ है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब आराम का बहाना नहीं चलता। लेखक यहां डीप टाइम की बात करता है। वह कहता है कुछ घंटे ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ एक ही चीज के लिए हों, बिना स्विच, बिना रुकावट। यह सुनने में डरावना लगता है, क्योंकि तब आप खुद से भाग नहीं सकते, और यही वजह है कि लोग इसे टालते हैं। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह दिखाती है कि असली काम ध्यान नहीं, साहस मांगता है। अब भावनाओं का एक तीखा झटका आता है। लेखक कहता है हर बार जब आप समय को तात्कालिक सुख में खर्च करते हैं, आप अपने भविष्य से उधार ले रहे होते हैं, और हर उधार की एक कीमत होती है। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी, लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया, तो नुकसान यह होगा कि आपका भविष्य लगातार छोटा होता जाएगा, सपने भी। यहां एक और पंक्ति आती है जो चुपचाप बैठ जाती है, योर फ्यूचर इज बिल्ट इन ऑर्डिनरी डेज। इसे ज्यों का त्यों पकड़िए। आपका भविष्य साधारण दिनों में बनता है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि हम किसी बड़े मोड का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन डोपामिन डिटॉक्स आपको यह सिखाता है कि असली बदलाव नीरस, शांत और दोहराव में होता है। और अगर आपने इस सच्चाई को नहीं अपनाया, तो आप हमेशा किसी चमत्कार का इंतजार करते रहेंगे। अब एक सीधा आईना। ईमानदारी से बताइए, अगर आज का दिन बार बार दोहराया जाए, तो क्या आप उसी जिंदगी से खुश होंगे जो बन रही है? यह सवाल हल्का नहीं है, क्योंकि इसका जवाब ही बताता है कि आपको डर क्यों लगता है। भाग के अंत में एक बेचैन करने वाली सच्चाई छोड़ दी जाती है। अगर आपने अपने समय को नहीं देखा, अगर आपने यह मानने से इनकार किया कि हर छोटा चुनाव मायने रखता है,
तो अगला कदम और भी कठोर होगा, क्योंकि अब किताब आपसे पूछने वाली है, जब सब कुछ शांत हो जाता है तब आप अपने साथ क्या करते हैं, और क्या आप उस इंसान के साथ रह भी पाते हैं। अब किताब उस जगह पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग मजाक में बात टाल देते हैं, लेकिन अंदर से डर जाते हैं, क्योंकि अब सवाल समय का भी नहीं, ध्यान का भी नहीं, अब सवाल है अकेलेपन का। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग अकेलेपन से नहीं, अकेले होने से डरते हैं, क्योंकि अकेले होने का मतलब है कोई शोर नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई भागने की जगह नहीं। लेखक यहां एक बहुत ही असहज सच रखता है। वह कहता है, अगर आप खुद के साथ अकेले रहना पसंद नहीं करते तो आप खुद को पसंद नहीं करते। यह लाइन आपको चुभेगी, क्योंकि हम तुरंत कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जरा ईमानदारी से सोचिए, जैसे ही आप अकेले होते हैं, हाथ अपने आप फोन की तरफ क्यों जाता है? जैसे ही शांति आती है, कुछ चलाने की इच्छा क्यों होती है? यह सिर्फ आदत नहीं, यह अस्वीकृति है, खुद की। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या अकेले रहना सीखना जरूरी है? यही किताब आपको आईना दिखाती है। लेखक कहता है हां, क्योंकि जब तक आप खुद के साथ नहीं बैठ सकते, तब तक आप किसी और के साथ भी सच में मौजूद नहीं हो सकते। रिश्तों में भी आप भागते रहेंगे। ध्यान दीजिए, यह बात रिश्तों की आलोचना नहीं है, यह निर्भरता की चेतावनी है। अगर आपने इसे नहीं समझा, तो आप भीड़ में रहकर भी अकेले महसूस करेंगे। यहां एक पंक्ति आती है जो चुपचाप भीतर उतरती है, सॉलिट्यूड इज नॉट लोनलीनेस, इट्स क्लैरिटी। इसे ज्यों का त्यों पकड़िए। एकांत अकेलापन नहीं, स्पष्टता है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि एकांत में ही आपको पता चलता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और किससे बचते हैं। और अगर आपने एकांत से भागना जारी रखा, तो नुकसान यह होगा कि आप अपनी ही आवाज खो देंगे और फिर दूसरों की आवाज में जीने लगेंगे। अब एक छोटा सा दृश्य, आप बिना किसी स्क्रीन के बैठे हैं। शुरू में बेचैनी, फिर बोरियत, फिर धीरे धीरे विचार, कुछ अच्छे, कुछ डरावने। लेखक कहता है यही वह प्रक्रिया है जिससे दिमाग साफ होता है, लेकिन हम इसे बीच में ही काट देते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी बेचैनी आते ही कुछ न कुछ खोला है ना? ईमानदारी से बताइए। यहां किताब एक और भ्रम तोड़ती है। लोग मानते हैं कि अकेलापन खालीपन लाता है। लेखक कहता है, नहीं, अकेलापन तो भरने का मौका देता है। खालीपन तब आता है जब आप अकेलेपन को उत्तेजना से भर देते हैं। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह दिखाती है कि समस्या स्थिति की नहीं, प्रतिक्रिया की है। अगर आपने यह नहीं बदला, तो आप हर शांत पल को बर्बाद करते रहेंगे। यहीं मैं आपको रोकता हूं। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब मजाक नहीं, सच्चाई है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि मुझे अकेलेपन से कोई दिक्कत नहीं, तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह हिस्सा सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच में बदलना चाहते हैं। लेखक यहां एक शांत लेकिन भारी अभ्यास सुझाता है, जानबूझकर एकांत चुनना। न सजा के रूप में, न तपस्या के रूप में, बल्कि दोस्ती के रूप में। खुद के साथ दोस्ती। यह सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि हमें खुद से दोस्ती करना सिखाया ही नहीं गया। लेकिन लेखक कहता है, जब आप खुद के साथ सहज होते हैं, तो डोपामिन की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। यह कोई जादू नहीं, यह निर्भरता का टूटना है। अब भावनाओं का एक गहरा झटका आता है। लेखक साफ कहता है, अगर आप हर पल किसी न किसी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो शायद आप खुद से भाग रहे हैं। यह लाइन आपको असहज करेगी, लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया, तो नुकसान यह होगा कि आप कभी यह नहीं जान पाएंगे कि आप बिना शोर के कौन हैं। यहां एक और पंक्ति आती है जो देर तक दिमाग में गूंजती है, यू मीट योरसेल्फ इन साइलेंस। इसे ज्यों का त्यों समझिए। आप खुद से खामोशी में मिलते हैं। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि शोर में आप भूमिका निभाते हैं, खामोशी में आप असली होते हैं। और अगर आपने इस मुलाकात से बचना जारी रखा, तो आप जिंदगी भर अभिनय करते रहेंगे। अब एक सीधा आईना। ईमानदारी से बताइए, अगर आज सब लोग, सब स्क्रीन, सब आवाजें हट जाए, तो क्या आप खुद के साथ बैठ पाएंगे, या आपको तुरंत कुछ चाहिए होगा? यह सवाल हल्का नहीं है,
क्योंकि इसका जवाब ही बताता है कि आपकी लत कितनी गहरी है। भाग के अंत में एक बेचैन करने वाली सच्चाई छोड़ दी जाती है। अगर आपने एकांत को दोस्त नहीं बनाया, अगर आपने खुद से मिलने से इनकार किया, तो डोपामिन डिटॉक्स अधूरा रह जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो अगला कदम और भी डरावना होगा, क्योंकि अब किताब आपसे पूछेगी, आप दूसरों से जुड़ने के लिए डोपामिन का इस्तेमाल कर रहे हैं या सच में इंसान बनकर सामने आ रहे हैं। अब किताब रिश्तों की तरफ मुड़ती है, और यहीं बहुत से लोग अचानक असहज हो जाते हैं, क्योंकि अब बात सिर्फ आपकी आदतों, समय या अकेलेपन की नहीं रही। अब बात है इस बात की कि आप दूसरों से कैसे जुड़ते हैं। सच बताऊं, ज्यादातर रिश्ते आज प्यार से नहीं, डोपामिन से चल रहे हैं, और यह बात सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। लेखक यहां एक सीधी लेकिन खतरनाक बात कहता है। वह कहता है, अगर कोई रिश्ता आपको हर समय उत्तेजना देता है, तो वह रिश्ता आपको गहराई नहीं देगा। यह लाइन आपको चुभेगी, क्योंकि हम अक्सर वही रिश्ते अच्छे मानते हैं जहां बात हमेशा चलती रहे, चैट कभी रुके नहीं, कुछ न कुछ होता रहे। लेकिन लेखक साफ करता है, जहां शांति की जगह नहीं होती, वहां सच्चाई भी नहीं टिकती। और अगर आपने इसे नहीं समझा, तो आप रिश्तों में भी वही गलती दोहराएंगे जो आदतों में की। अब आप सोच रहे हो, ये तो क्या मजा गलत है। नहीं, किताब मजे के खिलाफ नहीं है, किताब निर्भरता के खिलाफ है। लेखक कहता है, जब आप किसी इंसान को भी डोपामिन का स्रोत बना लेते हैं, तब आप उससे जुड़ते नहीं, उसका इस्तेमाल करते हैं। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह रिश्तों को आईना दिखाती है, और आईना हमेशा सच दिखाता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी चैट लिस्ट है। आपने भी देखा है ना? कुछ लोगों से बात सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनसे अच्छा लगता है, शांति नहीं। यहां एक पंक्ति आती है जिसे बहुत ध्यान से पकड़ना चाहिए, कनेक्शन विदाउट प्रेजेंस इज एम्पैथी। इसे ज्यों का त्यों समझिए, मौजूदगी के बिना जुड़ाव खाली होता है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि आप किसी के साथ होते हुए भी कहीं और हो सकते हैं, स्क्रीन में, दिमाग में, तुलना में। और अगर आपकी मौजूदगी आधी है, तो रिश्ता भी आधा रहेगा। अगर आपने इसे नजरअंदाज किया, तो नुकसान यह होगा कि आप बहुत लोगों से जुड़े होंगे, लेकिन किसी के करीब नहीं होंगे। अब एक छोटा सा दृश्य, दो लोग साथ बैठे हैं, दोनों के हाथ में फोन, बात चल रही है लेकिन आंखें नहीं मिल रही। लेखक कहता है, यह अकेलापन नए जमाने का है, यह भीड़ में पैदा होता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी टेबल है। आपने भी यह देखा है ना? ईमानदारी से बताइए। यहां किताब एक और भ्रम तोड़ती है। लोग मानते हैं कि रिश्ते अपने आप बेहतर हो जाते हैं। लेखक कहता है, नहीं, जैसे ध्यान की रक्षा करनी पड़ती है, वैसे ही रिश्तों की भी। अगर आप हर असहज बातचीत से भागते हैं, हर खामोशी को स्क्रीन से भर देते हैं, तो रिश्ता सतही रह जाएगा। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही सच है। यही मैं आपको रोकता हूं, यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब सवाल उठने लगे हैं, क्या मैं सच में मौजूद हूं या बस प्रतिक्रिया दे रहा हूं? अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह हिस्सा ईमानदारी मांगता है। लेखक यहां एक शांत लेकिन भारी बात कहता है, गहरे रिश्तों में बोरियत भी आती है, और वही बोरियत विश्वास बनाती है। यह लाइन अजीब लगेगी, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि बोरियत मतलब समस्या। लेखक कहता है, नहीं, बोरियत मतलब आप सुरक्षित हैं, आप अभिनय नहीं कर रहे। और अगर आपने हर बोर पल को उत्तेजना से भर दिया, तो रिश्ता कभी गहराएगा ही नहीं। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह प्यार की हमारी परिभाषा को बदल देती है। अब भावनाओं का एक तीखा झटका। लेखक साफ कहता है, अगर आप हर बातचीत से कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं, तो आप कभी किसी को देख नहीं पाएंगे। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया, तो नुकसान यह होगा कि आपके रिश्ते लेन देन बनकर रह जाएंगे। यहां एक और पंक्ति आती है जो देर तक साथ रहती है, डेप्थ रिक्वायर्स पेशेंस। इसे ज्यों का त्यों पकड़िए, गहराई धैर्य मांगती है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि डोपामिन हमें तुरंत सब कुछ चाहिए सिखाता है, रिजल्ट, रिस्पॉन्स, रिएक्शन। लेकिन इंसान धीरे खुलते हैं, और अगर आपने जल्दी की आदत नहीं छोड़ी,
तो आप हर रिश्ते से अधूरा लौटेंगे। अब एक सीधा आईना। ईमानदारी से बताइए, आप कितने रिश्तों में सिर्फ इसलिए टिके हैं क्योंकि वे आपको व्यस्त रखते हैं, और कितनों से दूर भागते हैं क्योंकि वहां आपको सच में मौजूद रहना पड़ता है। यह सवाल हल्का नहीं है, क्योंकि इसका जवाब ही बताता है कि आप डोपामिन से जुड़े हैं या इंसानों से। भाग के अंत में एक बेचैन करने वाली सच्चाई छोड़ दी जाती है। अगर आपने रिश्तों में भी डोपामिन को मुख्य भूमिका दे दी, तो डोपामिन डिटॉक्स अधूरा रह जाएगा। और अगर ऐसा हुआ, तो अगला कदम और भी गहरा होगा, क्योंकि अब किताब आपसे पूछेगी, आप अपने जीवन में किस दर्द से भाग रहे हैं और किस दर्द से आपको गुजरना ही पड़ेगा। अब किताब दर्द की बात करती है, और यहां बहुत लोग भीतर से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमने खुद को यह सिखा लिया है कि दर्द एक समस्या है, कुछ ऐसा जिसे जल्दी से जल्दी हटाना चाहिए। सच बताऊं, यही सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि जिंदगी का बड़ा हिस्सा दर्द से बना है, या तो आप उससे भागते हैं या उससे बनते हैं। और डोपामिन हमें भागने का सबसे आसान रास्ता देता है। लेखक यहां एक बहुत ही कड़वी सच्चाई रखता है। वह कहता है, हर इंसान के जीवन में दो तरह का दर्द होता है। एक वह दर्द जिससे आप भागते हैं, और दूसरा वह दर्द जिसे आप चुनते हैं। यह लाइन सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसके बाद आप चीजों को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, तो जो दर्द आप नहीं चुनते, अकेलापन, पछतावा, खालीपन, वह अक्सर ज्यादा गहरा और लंबा होता है। और जो दर्द आप चुनते हैं, अनुशासन, मेहनत, ईमानदारी, वह धीरे धीरे आपको मजबूत बनाता है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं, यह आपकी जिंदगी का सच है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो बस आराम चाहता हूं। यही किताब आपको रोकती है। लेखक कहता है, लगातार आराम की तलाश ही आपको सबसे ज्यादा थकाती है, क्योंकि आराम बिना अर्थ के मिलता है और फिर खालीपन छोड़ जाता है। और उस खालीपन से बचने के लिए आप फिर वही करते हैं, स्क्रॉल, स्नैक, शोर। यह चक्र चलता रहता है। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने इसे नहीं तोड़ा, तो आप जीवन भर खुद को थका हुआ कहते रहेंगे। यहां एक पंक्ति आती है जो सीधी रीढ़ में उतर जाती है, पेन अवॉइडेड बिकम्स पेन मल्टीप्लाइड। इसे ज्यों का त्यों पकड़िए। जिस दर्द से आप भागते हैं, वह कई गुना बढ़ जाता है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि दबाया गया दर्द गायब नहीं होता। वह रूप बदलता है, चिड़चिड़ापन, आलस, बर्नआउट, एंग्जाइटी। और अगर आपने इस सच्चाई को नजरअंदाज किया, तो नुकसान यह होगा कि आप लक्षणों से लड़ते रहेंगे, वजह से नहीं। अब एक छोटा सा दृश्य, कोई काम जो आपको डराता है, एक मुश्किल बातचीत, एक अधूरा सपना, एक जरूरी फैसला, आप उसे टालते हैं हर दिन। लेखक कहता है, टालना भी एक चुनाव है, और हर टालने के साथ उस काम का बोझ बढ़ता जाता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी टू डू लिस्ट है। आपने भी यही किया है ना? ईमानदारी से बताइए। यहां किताब एक और भ्रम तोड़ती है। लोग मानते हैं कि खुशी का मतलब दर्द का न होना है। लेखक कहता है, नहीं, खुशी का मतलब है सही दर्द चुनना। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह पूरी कंफर्ट कल्चर को चुनौती देती है। अगर आपने इसे नहीं समझा, तो आप हमेशा आसान रास्ता चुनेंगे, और आसान रास्ता आपको कहीं नहीं ले जाता। यही मैं आपको रोकता हूं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात प्रेरणा की नहीं, साहस की है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि मुझे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यहां से किताब आपको जवाबदेह बनाती है। लेखक यहां एक शांत लेकिन बहुत भारी विचार रखता है। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब सुख हटाना नहीं, दर्द के प्रति ईमानदार होना है। कौन सा दर्द आपको आगे ले जाता है और कौन सा आपको सड़ाता है, और यह फर्क सिर्फ आप ही पहचान सकते हैं। यह कोई गुरु नहीं बता सकता। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही आजादी है। अब भावनाओं का एक तीखा झटका आता है। लेखक कहता है, अगर आप हर बार दर्द से बचने के लिए खुद को सुन्न करते हैं, तो आप खुशी को भी सुन्न कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग चुनकर महसूस नहीं करता। या तो सब या कुछ नहीं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया, तो नुकसान यह होगा कि आपकी जिंदगी सपाट हो जाएगी। न बहुत दुख,
न बहुत खुशी, बस चलती रहेगी। यहां एक और पंक्ति आती है जो देर तक पीछा करती है, ग्रोथ हर्ट्स बिफोर इट हील्स। इसे ज्यों का त्यों समझिए। विकास पहले चोट करता है, फिर ठीक करता है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि अगर आप तुरंत राहत ढूंढते हैं तो आप कभी उस बिंदु तक पहुंचेंगे ही नहीं जहां राहत स्थायी होती है। और डोपामिन डिटॉक्स उसी बिंदु की तरफ ले जाता है। अब एक सीधा आईना। ईमानदारी से बताइए, आप किस दर्द से भाग रहे हैं और किस दर्द से आपको गुजरना ही पड़ेगा अगर आप सच में बदलना चाहते हैं। यह सवाल हल्का नहीं है, क्योंकि इसका जवाब ही तय करेगा कि आप फंसे रहेंगे या आगे बढ़ेंगे। भाग के अंत में एक बेचैन करने वाली सच्चाई छोड़ दी जाती है। अगर आपने दर्द को सिर्फ दुश्मन समझा, अगर आपने उसे समझने की कोशिश नहीं की, तो डोपामिन डिटॉक्स भी बस एक और अधूरा प्रयोग बन जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो अगला कदम और भी सख्त होगा, क्योंकि अब किताब आपसे पूछेगी, आप अपने जीवन की जिम्मेदारी कहां तक लेने को तैयार हैं और कहां अब भी किसी चीज के पीछे छुप रहे हैं। अब किताब जिम्मेदारी की बात करती है, और यहीं ज्यादातर लोग भीतर ही भीतर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी सुनने में सम्मानजनक लगती है लेकिन निभाने में भारी होती है। सच बताऊं, हम आजादी चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से डरते हैं। और डोपामिन हमें यही भ्रम देता है कि हम बिना जिम्मेदारी लिए भी ठीक रह सकते हैं। लेकिन ठीक रहना और आगे बढ़ना एक बात नहीं होती। लेखक यहां एक सीधी लेकिन बहुत असहज बात रखता है। वह कहता है, जब तक आप अपनी हालत के लिए किसी और को दोष देते रहेंगे, तब तक आप बदल नहीं सकते। सिस्टम, बचपन, हालात, लोग, ये सब सच हो सकते हैं, लेकिन इन्हें ढाल बना लेना सबसे आसान रास्ता है। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी, क्योंकि दोष देना राहत देता है, जिम्मेदारी लेना नहीं। और अगर आपने दोष देने की आदत नहीं छोड़ी, तो डोपामिन डिटॉक्स भी बस एक और बहाना बन जाएगा। अब आप सोच रहे हो, गे पर मेरी गलती तो सब कुछ नहीं है। बिल्कुल, लेखक यह नहीं कहता कि सब आपकी गलती है। वह यह कहता है कि आपकी जिम्मेदारी सब कुछ है। फर्क समझिए, गलती शर्म लाती है, जिम्मेदारी ताकत देती है। अगर आपने यह फर्क नहीं पकड़ा, तो आप हमेशा या तो खुद को कोसते रहेंगे या दुनिया को। दोनों ही हालात में आप फंसे रहेंगे। यह सिर्फ थ्योरी नहीं, यह आपकी मानसिक आदत है। यहां एक पंक्ति आती है जो भीतर तक जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द प्राइस ऑफ फ्रीडम। इसे ज्यों का त्यों पकड़िए। आजादी की कीमत जिम्मेदारी है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि बिना जिम्मेदारी आप कुछ भी चुन नहीं सकते। आप सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं, और प्रतिक्रिया में जीना थका देता है। अगर आपने इस कीमत को चुकाने से इनकार किया, तो नुकसान यह होगा कि आपकी जिंदगी हमेशा परिस्थितियों के हाथ में रहेगी। अब एक छोटा सा दृश्य। कोई इंसान कहता है, मैं ऐसा ही हूं। लेखक कहता है, यह वाक्य अक्सर सच्चाई नहीं, हार होता है। क्योंकि मैं ऐसा ही हूं कहकर आप बदलाव की संभावना बंद कर देते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी भाषा है। आपने भी यह कहा है ना? ईमानदारी से बताइए। यहां किताब एक और भ्रम तोड़ती है। लोग मानते हैं कि जिम्मेदारी मतलब बोझ। लेखक कहता है, नहीं, जिम्मेदारी मतलब नियंत्रण। जब आप कहते हैं यह मेरी जिम्मेदारी है, तब आप पहली बार ड्राइवर सीट पर बैठते हैं। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह बहाने छीन लेती है। अब आप किसी और को दोष नहीं दे सकते, और यही वजह है कि लोग इससे भागते हैं। यही मैं आपको रोकता हूं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात सुधार की नहीं, स्वामित्व की है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि मैं तैयार हूं, तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह हिस्सा सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच में जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। लेखक यहां एक शांत लेकिन बहुत भारी बात कहता है। डोपामिन डिटॉक्स का असली मतलब नियंत्रण वापस लेना है, अपने समय का, अपने ध्यान का, अपने चुनावों का। और नियंत्रण का मतलब है हर बार खुद से पूछना, मैं यह क्यों कर रहा हूं? यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन यही सवाल आपको मशीन से इंसान बनाता है। अब भावनाओं का एक तीखा झटका आता है। लेखक कहता है, अगर आप अपने जीवन के परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं बनते, तो आप कभी संतुष्टि महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि संतुष्टि तब आती है
जब आपको पता हो कि जो भी हुआ उसमें आपकी भूमिका थी। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो नुकसान यह होगा कि आपकी हर जीत भी खोखली लगेगी। यहां एक और पंक्ति आती है जो देर तक साथ रहती है। ब्लेम कीप्स यू कंफर्टेबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स यू पावरफुल। इसे ज्यों का त्यों समझिए। दोष आपको आराम देता है, जिम्मेदारी आपको ताकत देती है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि आराम और शक्ति एक साथ नहीं आते, और डोपामिन हमें आराम का आदी बना देता है, इसलिए शक्ति डरावनी लगती है। अब एक सीधा आईना। ईमानदारी से बताइए, आप अपने जीवन में किन चीजों के लिए अभी भी दूसरों को दोष दे रहे हैं? और अगर आप सच में जिम्मेदारी ले लें तो आपको क्या बदलना पड़ेगा? यह सवाल हल्का नहीं है, क्योंकि इसका जवाब ही तय करेगा कि आप आगे बढ़ेंगे या वहीं रुकेंगे। भाग के अंत में एक बेचैन करने वाली सच्चाई छोड़ दी जाती है। अगर आपने जिम्मेदारी को टालना जारी रखा, अगर आपने नियंत्रण वापस नहीं लिया, तो डोपामिन डिटॉक्स भी बस एक मानसिक प्रयोग बनकर रह जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो अगला कदम और भी कठोर होगा, क्योंकि अब किताब आपसे पूछेगी, जब सब बहाने खत्म हो जाते हैं, तब आप रोज क्या करते हैं और वही आपकी किस्मत कैसे बन जाती है। अब किताब रोजमर्रा के कर्मों की तरफ लौटती है। बड़े फैसले, भारी दर्शन, गहरी बातें, सब ठीक है, लेकिन सच बताऊं, जिंदगी वहीं बदलती है जहां कोई देख नहीं रहा होता, जहां कोई तालियां नहीं होती। आपकी सुबह, आपकी शाम, आपके छोटे छोटे चुनाव। और यहीं ज्यादातर लोग फिर फिसल जाते हैं, क्योंकि छोटे काम ग्लैमरस नहीं होते, और डोपामिन हमें हमेशा ग्लैमर की तरफ खींचता है। लेखक यहां एक बहुत ही साधारण दिखने वाली लेकिन खतरनाक बात कहता है। वह कहता है, आपकी जिंदगी आपके आदर्श दिनों से नहीं, आपके सामान्य दिनों से बनती है। यह लाइन सुनकर मन कहता है, हां हां, समझ गया। लेकिन यहीं आप गलती करते हैं, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि जब हालात सही होंगे तब बदलेंगे, जब समय मिलेगा तब, जब मन बनेगा तब। लेखक साफ करता है, मन बाद में बनता है, पहले आप करते हैं। अगर आपने इस क्रम को नहीं समझा तो आप हमेशा इंतजार करते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन रोज वही करना बोरिंग नहीं है। बिल्कुल है। और लेखक यही मुस्कुराकर कहता है, यही तो बात है, जो चीज आपको बोर करती है वही आपको बनाती है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि हम उत्साह को प्रगति समझ लेते हैं, लेकिन उत्साह अस्थायी होता है, सिस्टम स्थायी होता है। और डोपामिन हमें उत्साह का भूखा बनाता है, सिस्टम का नहीं। यह सिर्फ थ्योरी नहीं, यह आपकी पिछली कोशिशों का इतिहास है। यहां एक पंक्ति आती है जिसे पकड़ना जरूरी है, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। इसे ज्यों का त्यों समझिए। निरंतरता तीव्रता को हराती है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि तीव्रता आपको कुछ दिनों तक चलाती है, निरंतरता आपको कहीं पहुंचाती है। और अगर आपने हर बार बहुत जोर से शुरुआत की और धीरे धीरे गायब हो गए, तो समस्या आपकी इच्छा नहीं, आपका तरीका है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह बहाना छीन लेती है कि मैंने कोशिश तो की थी। अब एक छोटा सा दृश्य, कोई इंसान कुछ दिन डिटॉक्स करता है, फिर एक दिन चूक जाता है, और फिर कहता है सब खत्म। लेखक कहता है यही असली नुकसान होता है, क्योंकि एक गलती को आप पहचान नहीं मान लेते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी एक दिन फिसलकर पूरी कोशिश छोड़ दी है ना? ईमानदारी से बताइए। यहां किताब एक और भ्रम तोड़ती है। लोग मानते हैं कि सही इंसान कभी नहीं फिसलता। लेखक कहता है गलत। सही इंसान जल्दी वापस आता है। यह लाइन सुनने में राहत देती है, लेकिन इसके पीछे जिम्मेदारी छुपी है, क्योंकि वापस आना आसान नहीं होता। आपको अपने अहंकार को निगलना पड़ता है, यह स्वीकार करना पड़ता है कि आप टूटे थे, और डोपामिन हमें यही स्वीकार नहीं करने देता। वह कहता है चलो कुछ और देख लेते हैं। यहीं मैं आपको रोकता हूं। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात सुधार की नहीं, टिके रहने की है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि मैं इस बार परफेक्ट करूंगा, तो आगे मत सुनिए, क्योंकि परफेक्शन नहीं, वापसी मायने रखती है। लेखक यहां आदतों को नैतिकता से अलग करता है। वह कहता है फेल होना चरित्र की कमी नहीं, सिस्टम की कमी है।
यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह आपको दोष से आजाद करती है, लेकिन जिम्मेदारी से नहीं। अब सवाल यह नहीं कि आप अच्छे हैं या बुरे। सवाल यह है, आपने अगला कदम क्या रखा, और अगला कदम ही आपकी दिशा तय करता है। अब भावनाओं का एक शांत लेकिन गहरा स्पर्श आता है। लेखक कहता है, हर दिन थोड़ा सही करना जिंदगी भर खुद से सम्मान बनाए रखता है। और यह सम्मान किसी बाहरी इनाम से नहीं मिलता। यह तब मिलता है जब रात को सोते समय आप खुद से आंख मिला सकें। यह सुनना अच्छा लगता है और डरावना भी, क्योंकि अब कोई और जज नहीं है, सिर्फ आप। यहां एक और पंक्ति आती है जो धीरे धीरे असर करती है। स्मॉल एक्शंस डन डेली शेप आइडेंटिटी। इसे ज्यों का त्यों पकड़िए। रोज किए गए छोटे काम पहचान बनाते हैं। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि पहचान किसी दिन अचानक नहीं बदलती, वह रोज थोड़ी थोड़ी बदलती है। और अगर आपने यह नहीं समझा, तो आप बड़े बदलाव की उम्मीद में छोटे बदलावों को नजरअंदाज करते रहेंगे। अब एक सीधा आईना। ईमानदारी से बताइए, आज आप कौन सा छोटा काम टाल रहे हैं, यह सोचकर कि वह बहुत छोटा है। और अगर आप वही काम रोज करें, तो 6 महीने बाद आप कौन बन सकते हैं? यह सवाल हल्का नहीं है, क्योंकि इसका जवाब भविष्य की नींव रखता है। भाग के अंत में एक बेचैन करने वाली सच्चाई छोड़ दी जाती है। अगर आपने रोज के चुनावों को हल्के में लिया, अगर आपने निरंतरता को बोरियत समझकर ठुकरा दिया, तो डोपामिन डिटॉक्स भी बस एक अस्थायी दौर बन जाएगा। और अगर ऐसा हुआ, तो अगला कदम और भी निर्णायक होगा। क्योंकि अब किताब आपसे पूछेगी, जब कोई प्रेरणा नहीं होती, कोई भावना नहीं होती, तब भी आप क्यों आगे बढ़ते हैं? और वही वजह आपको कब तक संभाल पाएगी। अब किताब उस बिंदु पर आती है जहां प्रेरणा लगभग खत्म हो चुकी होती है। कोई जोश नहीं, कोई नया एहसास नहीं, कोई आज से सब बदल दूंगा वाला मूड नहीं। और सच बताऊं, यही असली मैदान है। क्योंकि ज्यादातर लोग बदलाव को भावना से जोड़ देते हैं। जब मन करे तब करेंगे, जब अच्छा लगे तब चलेंगे। लेकिन लेखक यहां बहुत साफ शब्दों में कहता है, भावना भरोसेमंद नहीं होती। और अगर आपकी पूरी जिंदगी भावना पर टिकी है, तो आप बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। ये बात आपको थोड़ी ठंडी लगेगी, क्योंकि हम सब भीतर से चाहते हैं कि हमें कुछ महसूस हो, उत्साह, जुनून, प्रेरणा। लेखक कहता है, यह सब बोनस है, ईंधन नहीं। असली ईंधन है प्रतिबद्धता। यह लाइन सुनने में भारी लगती है, क्योंकि प्रतिबद्धता मतलब आज भी वही करना जब कल जैसा मन नहीं है। और यहीं ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि यह रोमांटिक नहीं है, यह वास्तविक है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन बिना भावना के कैसे? यही किताब एक बहुत ही खतरनाक लेकिन मुक्त करने वाला सच रखती है। लेखक कहता है, आपको हर दिन अपने काम से प्यार करने की जरूरत नहीं है। आपको हर दिन अपने चुनाव का सम्मान करना है। फर्क समझिए, प्यार भावना है, सम्मान निर्णय है, और निर्णय थकते नहीं। अगर आपने यह नहीं समझा, तो आप हर बार भावना के गिरते ही फिसल जाएंगे। यह सिर्फ थ्योरी नहीं, यह आपकी पिछली असफलताओं का पैटर्न है। यहां एक पंक्ति आती है जो बिना शोर किए चोट करती है। मोटिवेशन इज अनरिलायबल, सिस्टम्स आर नॉट। इसे ज्यों का त्यों पकड़िए। प्रेरणा भरोसेमंद नहीं होती, सिस्टम होते हैं। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि सिस्टम आपको आगे बढ़ाता है जब आप खुद को आगे नहीं बढ़ा पाते। और अगर आपने सिस्टम नहीं बनाया, तो आप हर बार खुद को मनाने में ऊर्जा बर्बाद करेंगे। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह दिखाती है कि आपकी थकान कमजोरी नहीं, खराब डिजाइन का नतीजा है। अब एक छोटा सा दृश्य। सुबह अलार्म बजता है, मन नहीं करता। लेखक कहता है, यही निर्णय होता है, भावना नहीं। और हर बार जब आप निर्णय के पक्ष में जाते हैं, आप अपने दिमाग को एक संदेश देते हैं, मैं भरोसेमंद हूं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आत्म छवि है। आपने भी महसूस किया है ना? जब आप वादा निभाते हैं, तो भीतर कुछ मजबूत होता है। यहां किताब एक और भ्रम तोड़ती है। लोग मानते हैं कि अनुशासन का मतलब कठोर होना है। लेखक कहता है, नहीं, अनुशासन का मतलब स्पष्ट होना है। आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्या नहीं करेंगे, चाहे कैसा भी मन हो। यह लाइन आपको असहज करेगी, क्योंकि नहीं कहना आसान नहीं होता, खासकर खुद से।
लेकिन अगर आपने यह स्पष्टता नहीं बनाई तो हर दिन बहस होगी, और बहस थकाती है। यही मैं आपको रोकता हूं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं बचता। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं कि मैं बाद में देख लूंगा, तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह हिस्सा सीधा आपके रोज के चुनावों पर हाथ रखता है। लेखक यहां थकान की बात करता है। वह कहता है थकान अक्सर ज्यादा काम से नहीं, ज्यादा निर्णयों से आती है। हर छोटी चीज पर सोचते रहना, तौलते रहना ही आपको खाली कर देता है। और डोपामिन हमें यही सिखाता है, हर चीज में विकल्प, हर पल में उत्तेजना। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह दिखाती है कि सादगी कमजोरी नहीं, ताकत है। अब भावनाओं का एक शांत लेकिन बहुत गहरा क्षण आता है। लेखक कहता है, आप बिना भावना के भी सही काम करते हैं, तब आप पहली बार आजाद होते हैं, क्योंकि अब आप अपने मन के गुलाम नहीं हैं। यह सुनना थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि मन की सुनो। लेखक कहता है मन की सुनो, लेकिन मन से मत चलो। फर्क समझिए। यहां एक और पंक्ति आती है जो धीरे धीरे असर करती है। फ्रीडम कम्स फ्रॉम सेल्फ ट्रस्ट। इसे ज्यों का त्यों समझिए। आजादी खुद पर भरोसे से आती है। लेखक ये क्यों कह रहा है? क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप अपने वादे निभाएंगे, तो आपको खुद को धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। और यह भरोसा अचानक नहीं आता। यह रोज के छोटे निर्णयों से बनता है। अब एक सीधा आईना। ईमानदारी से बताइए, जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब कोई प्रेरणा नहीं होती, तब भी क्या आप वही करते हैं जो आपने तय किया था, या आप भावना के हिसाब से दिशा बदल लेते हैं? यह सवाल हल्का नहीं है, क्योंकि इसका जवाब ही तय करता है कि आप टिकेंगे या नहीं। भाग के अंत में एक बेचैन करने वाली सच्चाई छोड़ दी जाती है। अगर आपने अपनी जिंदगी को भावना के हवाले छोड़ दिया, अगर आपने सिस्टम और प्रतिबद्धता को बोझ समझा, तो डोपामिन डिटॉक्स भी बस एक अच्छा विचार बनकर रह जाएगा। और अगर ऐसा हुआ, तो आखिरी कदम सबसे शांत होगा, सबसे कम नाटकीय, लेकिन सबसे निर्णायक। क्योंकि अब किताब आपसे पूछेगी, जब सब कुछ स्थिर हो जाता है, कोई शोर नहीं रहता, तब आप किस तरह का जीवन चुनते हैं, और क्या आप उस चुनाव के साथ जी भी पाएंगे? अब किताब बिना शोर के, बिना चेतावनी के बिल्कुल शांत हो जाती है। कोई नया विचार नहीं उछलता, कोई जोरदार दावा नहीं। और सच बताऊं, यही सबसे भारी पल है, क्योंकि अब कुछ समझाना नहीं बचा। अब सब कुछ आपके हाथ में है। और यहीं ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि जब कोई सिस्टम, कोई गुरु, कोई किताब आगे से रास्ता नहीं दिखाती, तब पहली बार जिंदगी आपकी हो जाती है। लेखक यहां एक बहुत ही साधारण लेकिन डरावनी सच्चाई कहता है। वह कहता है, डोपामिन डिटॉक्स का अंत किसी नई आदत पर नहीं होता। उसका अंत होता है एक नई सामान्य जिंदगी पर। और नई सामान्य जिंदगी का मतलब है, अब कोई हाई नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई लगातार उत्तेजना नहीं, बस रोज का जीवन। और ज्यादातर लोग यही नहीं चाहते, क्योंकि हमें आदत हो गई है ऊंचाइयों की, गिरावटों की, भावनाओं की। शांति हमें अजीब लगती है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या यही सब था? यही किताब आखिरी बार आपको आईना दिखाती है। लेखक कहता है, अगर आपको कुछ खास नहीं लग रहा, तो समझिए आप सही दिशा में हैं, क्योंकि असली स्थिरता शोर नहीं करती। यह लाइन सुनकर मन थोड़ा निराश होता है, लेकिन यही असली परीक्षा है। क्या आप उस जीवन को स्वीकार कर सकते हैं जो इंस्टाग्राम योग्य नहीं है, लेकिन भीतर से सच्चा है? यहां एक पंक्ति आती है, बहुत साधारण, बहुत चुप, अ काम माइंड इज नॉट बोरिंग, इट्स पावरफुल। इसे ज्यों का त्यों पकड़िए। शांत दिमाग उबाऊ नहीं होता, शक्तिशाली होता है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि शक्ति हमेशा उत्तेजना में नहीं होती। शक्ति होती है स्पष्टता में। और स्पष्टता तब आती है जब डोपामिन आपको कंट्रोल नहीं कर रहा होता। अगर आपने इस शांति को ठुकरा दिया, तो नुकसान यह होगा कि आप फिर किसी नए शोर की तलाश में निकल पड़ेंगे, और चक्र फिर शुरू हो जाएगा। अब एक छोटा सा दृश्य। सुबह उठना। कोई भारी भाव नहीं, कोई खास उत्साह नहीं, बस एक साफ दिमाग और पता है कि आज क्या करना है। लेखक कहता है, यही असली जीत है। लेकिन यह जीत दिखती नहीं, इसलिए लोग इसे पहचानते नहीं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह वही जीवन है जिससे आप पहले भागते थे।
क्योंकि इसमें ड्रामा नहीं है, लेकिन इसमें भरोसा है। यहां किताब एक आखिरी भ्रम तोड़ती है। लोग सोचते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स उन्हें कुछ और बना देगा। लेखक कहता है, नहीं, यह आपको वही बना देगा जो आप बिना लत के होते। यह लाइन बहुत गहरी है, क्योंकि इसका मतलब है आपके भीतर पहले से सब कुछ था, आप बस उसे सुन नहीं पा रहे थे। और अगर आपने इस बात को नहीं माना, तो आप हमेशा बाहर कुछ ढूंढते रहेंगे। यही मैं आपको रोकता हूं। यही बहुत लोग किताब बंद कर देते हैं, क्योंकि अब कोई रोमांच नहीं बचा। लेकिन अगर आप अब भी सुन रहे हैं, तो एक बात समझिए, यही वह मोड़ है जहां जिंदगी अलग होती है, जहां आप हर दिन खुद से भागने की बजाय खुद के साथ चलना चुनते हैं। लेखक यहां एक आखिरी, बहुत शांत चेतावनी देता है। वह कहता है, डोपामिन डिटॉक्स कोई मंजिल नहीं, यह एक फिल्टर है। जो कुछ आपके जीवन में बचता है, वही आपका सच है। और अगर कुछ बचता ही नहीं, तो शायद आप गलत चीजों से भरे हुए थे। यह लाइन आपको असहज करेगी, लेकिन अगर आपने इसे स्वीकार कर लिया, तो आपको फिर किसी बड़ी प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भावनाओं का एक अंतिम, धीमा स्पर्श आता है। लेखक कहता है, शांति का मतलब यह नहीं कि सब ठीक है। इसका मतलब है कि अब आप भाग नहीं रहे। और जो इंसान भागना बंद कर देता है, वह धीरे धीरे निर्माण शुरू करता है, बिना शोर, बिना घोषणा, बस रोज। यहां एक आखिरी पंक्ति आती है, जिसे किताब जोर से नहीं कहती, लेकिन छोड़ देती है। योर लाइफ इज व्हाट रिमेन्स व्हेन डिस्ट्रैक्शन इज गॉन। इसे ज्यों का त्यों समझिए। जब ध्यान भटकना खत्म हो जाता है, तब जो बचता है वही आपकी जिंदगी है। लेखक यह क्यों कह रहा है? क्योंकि अब कोई बहाना नहीं बचता। न ऐप्स, न शोर, न कहानी, सिर्फ आप और आपके चुनाव। अब एक आखिरी आईना। ईमानदारी से बताइए, अगर आज से कोई चीज आपको उत्तेजित न करे, कोई भागने का रास्ता न दे, तो क्या आप उस जीवन के साथ रह पाएंगे जो सामने आएगा? या आप फिर कुछ ढूंढेंगे, सिर्फ इसलिए कि शांत न रहना पड़े? किताब यहीं खत्म नहीं होती। किताब यहीं आपको छोड़ देती है, बिना उत्तर के। क्योंकि अब सवाल किताब का नहीं है, सवाल आपका है। और यही वह जगह है जहां डोपामिन डिटॉक्स सच में शुरू होता है, या हमेशा के लिए रुक जाता है।